काव्य के लक्षण के विषय में आज हम पढ़ेंगे। अब तक हमने काव्य के प्रयोजन पढ़ लिए हैं, काव्य के हेतु पढ़ लिए हैं, लेकिन वो काव्य होता कैसा है उसके विषय में आज जानेंगे। और उस काव्य के विषय में कई अलंकारिकों ने, कई काव्य शास्त्रियों ने अपना मंतव्य प्रस्तुत किया है कि वो काव्य होना कैसा चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध जो लक्षण हमें प्राप्त होता है वो है आचार्य मम्मट का, जो उन्होंने काव्य प्रकाश में प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं कि काव्य कैसा होना चाहिए, तो उसके विषय में उन्होंने कहा है कि तददोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। मैं पुनः आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। तत्काव्यम, वो काव्य कैसा हो, तत् अदोषौ, वो काव्य क्या हो, दोष से रहित होना चाहिए। उस काव्य में दोष नहीं होने चाहिए। तत् अदोषौ, तो पहला क्या उन्होंने, वो पहला घटक उस काव्य का क्या बताया, तत् अदोषौ। अब यहां द्विवचन आपको सुनाई दे रहा होगा, अदोषः क्यों नहीं बोला, अदोषम क्यों नहीं बोला, तत् अदोषौ। तो क्योंकि काव्य का शरीर जो है वो दो घटकों से बनता है, वो है शब्द और अर्थ, शब्दार्थौ। इसीलिए शायद इसी कारण से रुद्रट ने कहा शब्दार्थौ काव्यम। रुद्रट का काव्य लक्षण क्या है, शब्दार्थौ काव्यम, शब्द और अर्थ ही काव्य। सिंपल उन्होंने काव्य का लक्षण दे दिया। किसने दिया, रुद्रट ने। तो ये कह रहे हैं कि तददोषौ, तत् अदोषौ, तत् इति किम काव्यम, तत्काव्यम अदोषौ। वो काव्य जो है वो दोष से रहित होना चाहिए, अर्थात उसमें हमें किसी भी प्रकार का दोष हमें दिखना नहीं चाहिए। ऐसा कौन बोलते हैं, मम्मट। और ये दोष कहां नहीं होना चाहिए, तो आगे कहते हैं शब्दार्थौ, तददोषौ शब्दार्थौ। न शब्द में दोष होना चाहिए, न अर्थ में दोष होना चाहिए। सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। अब अगला शब्द है सगुणौ, संधि से सगुणा वनलंकृति हो गया है। तो सगुणौ शब्द है, अर्थात वो शब्द और अर्थ अदोषौ तो होना चाहिए, सगुणौ भी होना चाहिए, अर्थात उन दोनों में गुण भी चाहिए, कंपलसरी है। गुण भी होना चाहिए और दोष नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल परिशुद्ध होने चाहिए। तददोषो शब्दार्थो सगुणौ अनलंकृति। अगला शब्द है, मैं इसको तोड़ तोड़ के आपको एक एक शब्द बता रहा हूं। अनलंकृति, अलंकृति होता तो उसका अर्थ होना था अलंकार के सहित। यहां बोला अनलंकृति, ना अलंकार, अर्थात अलंकार रहे तब भी अच्छा, ना रहे तब भी अच्छा। अनलंकृति, अलंकार रहे तो अच्छा है, ना रहे तब भी चलेगा। इन्होंने कंपलसरी नहीं माना। कंपलसरी किसको माना, तद अदोषौ पहला, सगुणौ दूसरा। अदोष अर्थात दोष से रहित हो और गुण से युक्त हो, और अलंकार रहता है तब भी अच्छा, नहीं रहता तब भी अच्छा। पुनः क्वापि, इसीलिए पुनः क्वापि शब्द का प्रयोग किया। ऐसा उन्होंने काव्य का लक्षण किया मम्मट ने। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात काव्य के ये जो शरीर हैं, शब्द एवं अर्थ, वो दोष से रहित होने चाहिए, गुण से युक्त होने चाहिए, और वहां अलंकार रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। इसके विषय में वो कहते हैं कि उदाहरण देते हैं, यह कौमार हर स एव हि वर ताएव चैत्र क्षपा तेजो नीलित मालती सुरभय प्रौढ़ा कदम्बा नीला सैचैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ
रेवारोधसि वेतसि तरुतले चेतः समुत्कंठते। अब ये जो उदाहरण दे रहे हैं इसमें दोष कोई नहीं है। जो मम्मट ने ये जो काव्य का लक्षण दिया है उसका जो उदाहरण दे रहे हैं, यह कौमार हरास एव ही वरस ताएव चैत्र क्षपास तेजोन्मीलित मालती सुरभय प्रौढ़ा कदम्बानिल सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधो रेवारोधसि वेतसि तरुतले चेतः समुत्कंठते। असली पंक्ति तो ये है, विशेष बात यहाँ है। पहले क्या बोल रही है नायिका, यह कौमार हरहस एव ही वरस, मेरे कौमार का हरण करने वाला ये वही है। यह कौमार हरहस एव ही वर सहैव वरः ताएव चैत्र क्षपास। चैत्र की रातें वही है, व्यक्ति भी वही है और चैत्र की रातें भी वही है। तेजोन्मीलित मालती सुरभय, मालती के पुष्प भी वैसे हैं। प्रौढ़ा कदम्बानिला, कदम्ब के पेड़ भी वैसे ही प्रौढ़ हो चुके हैं। सा चैवास्मि, मैं भी वही हूँ। तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधो रेवारोधसि वेतसि तरुतले, रेवा नदी के किनारे वेतसी के तरुतल में चेतः समुत्कंठते। एक तरफ कह रही है कि वही है, आपको जब बार बार एक चीज मिलती है तो आप बोर हो जाते हैं, ऐसा ही ध्वनि हो रहा है ना। वही वर है, वही चांदनी रातें हैं, वही स्थान है, वही फूल है, पर अंत में कह रही है चेतः समुत्कंठते। लेकिन मेरे मन में अभी भी उत्कंठा हो रही है। आपने जब ये शब्द सुना ना तो आपको कुछ और अर्थ है कि वो जो भाव जो शुरू में दिख रहा था वो बदल गया। रेवारोधसि वेतसि तरुतले चेतः समुत्कंठते। अब जो पीछे बातें बोले उसमें उत्कंठा नहीं होनी चाहिए। उत्कंठा समझ रहे हैं ना, मतलब एक ऊर्जा नहीं आनी चाहिए थी, एक क्यूरियोसिटी नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, उसके मन में उत्कंठा आ रही है, उसके मन में प्रेम भाव आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ कवि कुछ और कहना चाहते हैं। तो यहाँ तो अच्छा काफी लग रहा नहीं है, और यहाँ आपको दोष लग रहा है, कोई दोष नहीं है। ग्राम्यता इत्यादि कोई दोष नहीं है। कई प्रकार के दोष बताए गए, काव्य प्रकाश में कई तरह के दोष बताए गए हैं, लगभग 16-17 प्रकार के दोष बताए गए हैं। वो वैसा दोष भी हमें नहीं दिखता है, गुण भी है यहाँ पे, और अलंकार स्फुट नहीं है, स्फुट अलंकार ज्यादा स्पष्ट नहीं हो रहा है अलंकार। तो ऐसे इसके हिसाब से ये लग रहा है कि काव्य का लक्षण ये ठीक मम्मट ने दिया है। लेकिन विश्वनाथ जी इस काव्य लक्षण की धज्जियां उड़ा देते। वो कहते हैं कि अरे मम्मट जी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि काव्य अदोष हो सकता है। बोले भगवान की सृष्टि है, कुछ ना कुछ दोष तो होगा। एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्दो किरणेष्विवांकः, कुमार संभवम में कहा है कि चंद्रमा में भी दोष है, और वो दोष जो है वो किरणों से छुप जाता है। कलंक तो चंद्रमा में भी है, अदोष तो वो भी नहीं है। तो अगर चंद्रमा दोष से युक्त है तो आप कैसे कह सकते हैं कि काव्य हमें सारे जो है वो अदोष ही मिलेंगे? ऐसे तो काव्य बनेंगे नहीं कि थोड़ी सी कुछ गलती हो गई है, थोड़ा सा कोई दोष दिख गया तो आप बोलेंगे ये काव्य नहीं है, क्योंकि इसमें तो गलती है, इसमें तो दोष दिख रहा है। ग्राम्यता इत्यादि या कोई भी दोष जो है, स्फुट इत्यादि दोष जो भी हैं, अगर वो दोष हमें दिख रहे हैं तो ये काव्य नहीं रहेगा। तो ऐसे तो काव्य हमें मिलेगा नहीं। उसमें उदाहरण दे रहे हैं वो कि यदि कोई रत्न है, मान लिया आपने डायमंड की एक माला डाली है, उनमें से एक डायमंड जो है वो टूट जाता है साइड का, उसको आप क्या बोलेंगे? मैं उसको उठाऊं, मैं बोलूंगा ये क्या, तो आप क्या बोलेंगे? डायमंड ही है ना, वो आलू तो नहीं बन जाएगा कि बन जाएगा कि कोई बोले ये आलू है। डायमंड तो डायमंड रहेगा। दोष आ गया उसमें एक। आप मोती पहनते हैं, मोती तो समुद्र में होता है, आपके पास जो आता है वो छेद करके आता है। वहां उन्होंने बोला कीटानुविद्ध रत्नम, कीट से जो अनुविद्ध हो गया, कीट ने जो छेद कर दिया, आप उसको क्या बोलते हैं? छेद वाला मोती। ऐसा तो नहीं बोलते, आप बोलते हैं मोती है। तो बोला अगर वहां रत्न ही रहता है तो वहां अगर दोष कोई आ भी जाता है तब क्या है? काव्य तो रहेगा वो।
कविता थोड़ी सी हो सकता है छंद टूट गया हो सकता है कोई दोष आ गया हो, लेकिन कविता तो कविता रहेगी। आप ये बोल सकते हैं बेसुरी कविता है, अच्छी कविता नहीं है, अच्छा काव्य नहीं है, लेकिन काव्य तो है। तो उन्होंने बोला कि आपकी ये बात तो मैं मानता नहीं, क्योंकि उन्होंने उदाहरण दिया है नेक्कारोह्यमेव मे यदरेस्तत्रापिसो तापसः स्वपत्रे विनिहन्ति राक्षसकुलं जीवत्ते रावणः दिक्दिक्शक्र प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा स्वर्गग्रामट्टिका विलुण्ठन न वृथो न शूनै किमे भी भुजैः। अब यहां पे एक शब्द है ह्यमेव। अब यहां एक दोष हो गया, होना यह चाहिए था अयम ही होना चाहिए था, उल्टा कर दिया, तो यहां एक दोष हो गया। लेकिन ये तो काव्य का अलग भाग है ना, काव्य का श्लोक है, तो आप तो इस हिसाब से ये वाला श्लोक भी जो है वो दोष से युक्त होने के कारण काव्य नहीं कहलाएगा। इसलिए ये जो न्यक्कारो ह्यमेव में ऐसे ऐसे कई श्लोक जो है वो काव्य की श्रेणी से बाहर हो जाएंगे यदि आपकी इस बात को मान ले तद दोषो, क्योंकि दोष तो मिलेंगे ही, दोष तो रहते ही हैं। इसलिए अपना अपना मंतव्य है, और एक ने अगर अपना विचार दिया तो दूसरे ने उसका एक अनुशीलन किया है। तो अब हम विश्वनाथ को ही देखते हैं कि विश्वनाथ क्या कहते हैं काव्य की, जिन्होंने इस लक्षण की एक एक शब्द की धज्जियां उड़ाई हैं। वो कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम। क्या कहा? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस से युक्त जो है वाक्य वही काव्य। जहां आपको रस दिख गया उसको आप काव्य बोल सकते हैं। ये रस संप्रदाय के कवि हैं, इसलिए इन्होंने वाक्यम रसात्मकम काव्यम ऐसा इन्होंने कहा है। अब पंडित राज जगन्नाथ जी का आपने नाम सुना होगा। पंडित राज जगन्नाथ जी क्या कहते हैं, या उससे पहले हम आनंदवर्धन को भी यदि पढ़ लें। आनंदवर्धन कहते हैं सहृदय हृदयालादि शब्दार्थम अयत्मेव काव्य लक्षण, कि सहृदय आह्लादकारी, जो सहृदय हैं उनके मन को आनंदित करने वाला, जो सहृदय हैं उनके मन को जो आनंदित करता है वो काव्य है। भामा कहते हैं शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। भामा और रुद्रट में थोड़ा भेद है। रुद्रट ने कहा था शब्दार्थौ काव्यम, भामा कहते हैं उन्होंने सहितौ शब्द जोड़ दिया, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। प्रश्न यहां भी बन जाता है। ऑप्शन में अगर भामा और रुद्रट दोनों आ जाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो रुद्रट ने कहा शब्दार्थौ काव्यम और भामा ने कहा शब्दार्थौ सहितौ। अब पंडित राज जगन्नाथ की मैंने बात की थी। पंडित राज जगन्नाथ बहुत बाद में हुए हैं, तो उन्होंने सबका सार भी ले लिया है, सबके लक्षणों को इस तरह का लक्षण बनाने का प्रयास किया कि वो सब बातें इनके लक्षण में आ जाएं। वो कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। रमणीयार्थ, रमणीय, रमणीय क्या होता है? सुंदर, बड़ा रमणीय है, रमणीय दृश्य है, ऐसा बोलते हैं ना। तो रमणीय सुंदर अर्थ, रमणीयार्थ सुंदर अर्थ, रमणीयार्थ प्रतिपादक, सुंदर अर्थ का प्रतिपादक जो है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द, रमणीय अर्थ बताने वाला शब्द जो है वो क्या है? काव्य। तो रमणीय अर्थ को बताने वाला जो शब्द है वो काव्य कहा जाता है। ऐसे ऐसे कई लोगों ने, कई अलंकारिकों ने जो काव्य के लक्षण किए हैं, जैसे वाग्भट कहते हैं शब्दार्थो निर्दोषो सगुणो प्रायः सालंकारो काव्यम। हेमचंद कहते हैं अदोषौ सगुणौ सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। अब हेमचंद को आप यदि काव्य प्रकाश के साथ तुलनात्मक रूप से देखें तो वहां बोला था तदोषौ शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। यहाँ पे अलंकारों को अनिवार्य नहीं माना गया था, लेकिन हेमचंद क्या कहते हैं? अदोषौ, पहली बात तो सेम हो गई। उसके बाद कह रहे हैं सगुणौ, गुण की बात भी सेम हो गई। उसके बाद कह रहे हैं सालंकारो, ये अलंकार को भी अनिवार्य माने कि अलंकार भी होना चाहिए, च शब्दार्थो काव्य। तो इस तरह से लगभग 17-18
काव्य शास्त्रियों ने काव्य के लक्षण दिए हैं कि काव्य कैसा होना चाहिए। और काव्य में कईयों ने इसको हम अगर मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं, एक हो गया बहिरंग और एक हो गया अंतरंग। काव्य लक्षण को दो भागों में हम बांट सकते हैं। बहिरंग अर्थात जो बाहर दिख रहा है ना काव्य का, उसके आधार पर लोगों ने उसका लक्षण किया है। बाहर क्या दिखता है? शब्द दिखते हैं, शब्दों के हिसाब से दिखा है, जो इसको हम आज की भाषा में हार्डवेयर बोलते हैं, वो बहिरंग हो गया। और जो कंप्यूटर की भाषा में सॉफ्टवेयर है, अगर उस दृष्टि से देखें तो कुछ लक्षण अंतरंग है, अंदर की बात की गई है कि अंदर कैसा होना चाहिए। जैसे तद दोषौ शब्दार्थौ, या शब्द की बात की गई ना, तो ये बहिरंग है कि शब्द जो है दोष से रहित होना चाहिए। और विश्वनाथ क्या कहते हैं? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस बाहर नहीं दिखेगा। रस कोई ऐसा तो नहीं है कि शब्दों से नीचे गिरेगा, रस तो पढ़ के पता लगेगा ना कौन सा रस है इसमें। तो इसलिए जो वाक्यम रसात्मकम काव्यम है, या रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम। अब ये रमणीयार्थ तो पढ़ के पता लगेगा ना, आप शब्दों को देख के नहीं कर सकते, आपको पहले तो अर्थ जानना पड़ेगा। तो इसलिए ये किस में आएगा? अंतरंग में। और बहिरंग में आ गया जैसे तद्दोषो शब्दार्थो। तो इस तरह से आप दो भागों में बांट सकते हैं। और कई तरह के, जैसे जयदेव ने भी एक लक्षण दिया, विद्यानाथ ने दिया, अग्नि पुराण में कहा गया है ईष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। ये परीक्षा में आया है, ईष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुट स्फुट रदन अलंकार गुणावदोष वर्जितम। यहां भी अदोषता की बात कर दी गई है, लेकिन ईष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुट अलंकारम गुणावदोष वर्जितम, ऐसा अग्नि पुराण में काव्य का लक्षण बताया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ काव्य शास्त्र की बात हो रही थी, ये अग्नि पुराण कहाँ से आ गया? तो अग्नि पुराण को एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं, विश्वकोश कहते हैं अग्नि पुराण के लिए। एक बार यूजीसी नेट में ये प्रश्न पूछा गया था, कौन से पुराण को विश्वकोश कहा जाता है? क्योंकि जो ज्ञान दुनिया के ज्ञान है वो सब अग्नि पुराण में वर्णित किए गए हैं। अग्नि पुराण में आपको ज्योतिष भी मिलेगा, अग्नि पुराण में आपको गणित भी मिलेगा, अग्नि पुराण में आपको काव्य भी मिलेगा। तो इस तरह से अग्नि पुराण में भी ऐसा कहा है। वाग्भट इत्यादि कई काव्य शास्त्री हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। और कौन सा लक्षण जो है किसके अनुसार काव्य कैसा होना चाहिए, ऐसा आज हमने समझा। और कोई आपका प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।